हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजे एजुकेशन। देखिए, द हिंदू का ये एडिटोरियल सेट 19 होगा और आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरिलस स्टेट ऑन स्टेट फिनेंसेस। इस हम एडिटोरियल को पूरा डिस्कशन इसका करेंगे और साथ ही साथ इस पैसेज जो इसमें दिया हुआ है इसका पूरा ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और इंग्लिश वोकैब्स, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन सभी चीज़ों में आप मास्टरी कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने इसी पैसेज में हमने एक नई इनिशिएटिव भी ली थी जो कि रूट वर्ड की इनिशिएटिव थी। हम हर हर दिन हर नए सेट के साथ हम रूट वर्ड को डिस्कस करते थे और आज ये हमारा रूट नंबर 6 होगा, जिसमें हम सॉन जिस भी वर्ड में सॉन लगा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड होगा। और इस तरह से हम आज के डेट में 90 वर्ड्स याद करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि रूट वर्ड्स को मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन की। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और लाइक से भी ज्यादा पसंद आए तो आप कमेंट भी करिएगा, क्योंकि लाइक से पता नहीं चल पाता कि किसको पसंद आ रहा है, कमेंट में उसके बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि बेसिकली इस पैसेज में कहा क्या क्या है। देखिए, कोविड-19 चल रहा हुआ है, ठीक है, बहुत तेजी से, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है। केंद्र पर आर्थिक दबाव तो बन ही रहा है, साथ ही साथ स्टेट्स पर भी आर्थिक दबाव बन रहा है। और किस तरह से कुछ ऐसे राइटर ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं इस पैसेज में कि किस तरह से इस आर्थिक दबाव को कम किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रोड़े आ जा रहे हैं जिस कारण से इस आर्थिक दबाव की कमी भी नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो इसमें बोला गया है कि स्टेट पर जो इतना ज्यादा बोझ पड़ रहा है, ठीक है, देखिए केंद्र के हिस्से में पैसा ज्यादा आता है, स्टेट के हिस्से में पैसा कम आता है, लेकिन इसमें भी अपनी मजबूरियां हैं कि जो स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रही हैं केंद्र से कि उसे पैसे की व्यवस्था की जाए। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं, कुछ गरीब स्टेट्स भी होती हैं, कुछ जहां पे ज्यादा पैसे कलेक्ट होते हैं, तो ऐसे में बैलेंस बनाना भी एक केंद्र के लिए चुनौती है। तो इसके बारे में भी बताया है उन्होंने। साथ ही साथ ये भी बताया है कि केंद्र में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, एक कमरे में बैठकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ग्रीन जोन में होगा, कौन रेड जोन में होगा। इसके लिए आप ये चीज जो है, ये डिसीजन जो है वो आप स्टेट पे दे दीजिए, और जिस स्टेट में नंबर ऑफ केसेस बहुत अच्छे हो गए हैं वहां पर छूट दीजिए कि वहां पर वो फाइनेंशियली जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर सकें। इन्होंने एग्जांपल के तौर पे केरल का भी एग्जांपल दिया है कि वहां पर बहुत ही अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस हुआ है, तो वहां पर किस तरह से हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सेंटर का चूंकि आदेश है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं, तो सेठ को वो मजबूरन उस चीज को फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये भी इस पर जो राइटर है उनका सुझाव है केंद्र को कि इस पर भी ध्यान देने की हमें जरूरत है कि जो स्टेट ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कोविड-19 से, उन्हें कुछ छूट दी जाए, वो अपने से डिसीजन ले सके। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं पैसेज के ट्रांसलेशन को। देखिए, यहां पर पहले हेडिंग के ट्रांसलेशन को हम देखते हैं, पेरिलस स्टेट ऑन स्टेट फिनेंसेस। इसका क्या मतलब है? इसमें हेडिंग में बोला जा रहा है कि जो राज्य हैं उनकी खतरनाक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। राज्यों की खतरनाक स्थिति यानी पेरिलस स्टेट, जिसको बहुत आसानी से क्षति पहुंचाई जा सकती है, उसको बोलते हैं पेरिलस। तो जो स्टेट है वो उसकी स्थिति इस समय बहुत खतरनाक हो गई है, खंडहर जैसी स्थिति हो गई है। ऑन स्टेट फिनेंसेस, राज्य की आर्थिक भूमि पर, आर्थिकता पर बहुत ही बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। इसको डिफाइन मतलब हेडिंग में इस तरह से डिफाइन किया गया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट फाइनेंशियली। सेंटर को जरूरत है, नीड्स टू हेल्प, जरूरत है मदद करने की, किसको? स्टेट्स को, राज्यों को, किस तरह से? आर्थिक रूप से। सो दैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर, जिससे कि, सो दैट मतलब होता है ताकि, वे जो राज्य हैं वे इस वायरस से बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकें। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। आगे अब हम पैसेज को ट्रांसलेट करते हैं। स्टेट फिनेंसेस आर इन शैबल्स। जो राज्यों की आर्थिक स्थिति है वो एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। सैबल्स का मतलब खंडहर, मतलब खत्म हो गई है। एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, मतलब हर हर एक राज्य, अब उनमें से कुछ एक्सेप्शंस को हटा दीजिए जैसे केरल वगैरह के, कि द हर एक राज्य जो है बहुत बुरी स्थिति में है, मतलब खंडहर की स्थिति में आ चुके हैं। हालांकि द डिग्री में वेरी, इसका मतलब है कि अब हर एक राज्य की खंडहर की अवस्था तो आ गई, मतलब वो पूरी तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति तो डामाडोल हो चुकी है, लेकिन उनके
डिग्री अलग अलग है। डिग्री का मतलब कि कुछ ज्यादा डावाडोल हुई है किसी की आर्थिक स्थिति, कुछ की कम हुई है, तो उनकी जो डिग्री है वो विभिन्न हो सकती है। द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन हैज डील्ड स्टेट फिनेंसेस अ ट्रिपल वैमी। देखिए, कोविड-19 जो के कारण जो लॉकडाउन इंड्यूस्ड हुआ है, लॉकडाउन जो थोपा गया है, इससे निपटने में हैज डील्ड, इसने क्या हुआ, इसने जो आर्थिक स्थिति है, राज्यों की आर्थिक स्थिति है, उसको तीसरी मार दी है। तीसरी मार का मतलब 3 बार आपको पता है लॉकडाउन हो चुका है। और अभी अभी आपने कल का नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने बोला है कि चौथी लॉकडाउन भी आएगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हमारे इस पैसेज को पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने कई सारे पैसेज जैसे बताए जिसमें ये बात बोली गई है राइटर के द्वारा कि कोविड-19 का जो ये लॉकडाउन है, अचानक से इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको फेजेस वाइज ही खत्म कर सकते हैं। तो ये चीज कहा जा रहा है यहाँ पे कि इससे जो है, ये जो लॉकडाउन है, इसके इसके कारण से स्टेट्स को, जो राज्य हैं, उनको तीसरी मार को झेलना पड़ा है। ठीक है। देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेस, अब बताया जा रहा है कि राज्यों का जो खुद का रेवेन्यू, राजस्व के जो जरिए हैं, जो राजस्व का जो स्रोत है, मेनली जो कि प्रमुख रूप से फ्रॉम लीकर सेल्स, शराब की बिक्री से राज्यों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। स्टाम्प ड्यूटी, जो स्टाम्प ड्यूटी आपको पता है, जब घर वर बनवाते हैं या फिर वकालत में जो स्टाम्प लिया जाता है, वो हर दिन बहुत ज्यादा खरीदे जाते हैं, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। अब वो स्टाम्प ड्यूटी किस किस चीज की है? फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस वाला जो स्टाम्प ड्यूटी है। एंड सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं उसका जो सेल्स टैक्स है, उससे राज्यों को बहुत बहुत फायदा होता है। दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यू, वो जो है इस समय स्थिति ये हो गई कि वो अपने पूरे राजस्व के आधी हो गई हैं। हैव कोलैप्स्ड, और पूरी तरीके से ये क्या हो गई हैं? ढह गई हैं। कोलैप्स्ड का मतलब ढह जाना। एंड देयर एक्सपेंडिचर सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, और राज्यों का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर खर्च है, जैसे कि भाई जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, मतलब जो ब्याज दरें हैं, वो तो उनको देना ही पड़ रहा है। सोशल सेक्टर स्कीम्स, जो कि सामाजिक योजनाएं हैं, ठीक है, सामाजिक वर्ग की योजनाएं हैं, वो उनको जारी रखनी ही पड़ रही हैं। स्टाफ सैलरीज रिमेन अनचेंज्ड, जो राज्यों में काम करने वाले कर्मी हैं, सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं, उनको उनका पैसा उतना पूरा मिल ही रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं है। इस तरह से क्या हो रहा है कि ये इनके ऊपर लोड पड़ रहा है। एंड वर्स, दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड मोर ऑन बीफिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन कोविड-19 मेजर्स। और इससे भी बदतर बात, यानी वर्स का मतलब क्या है? बदतर। ठीक है। इससे भी बदतर बात यह है कि उन्हें, दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन, उन्हें बोला जा रहा है, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड मोर, उन्हें बोला जा रहा है केंद्र के द्वारा कि ज्यादा खर्च करिए, किस पे? बीफिंग अप। बीफिंग अप का मतलब होता है सुदृढ़ करना, कि बीफिंग अप करिए, सुदृढ़ करिए, क्या चीज? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करिए ऑन कोविड-19 मीजर्स, कोविड-19 के मीजर्स के लिए, कोविड-19 के कॉम्बैट के लिए क्या करिए कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतने ऑलरेडी उनके ऊपर खर्च थे, और साथ ही साथ उनको फोर्सली बोला भी जा रहा है कि आप इस पे खर्च भी करिए। तो कौन कौन से हैं कोविड-19 मीजर्स, वो आगे दिखा दिया हुआ है, इंक्लूडिंग, अब उसमें क्या क्या शामिल आता है कि टेस्टिंग के लिए जो मीजर्स हैं, ट्रीटमेंट एंड क्वारंटाइनिंग में जो खर्च आता है, वो सभी जो है राज्य सरकारों को झेलना है। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है दैट ऑल ऑफ देम, कि सभी राज्य इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, यहां तक कि जो जो सभी राज्यों में गोल्ड स्टैंडर्ड वंस का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा जहां से पैसे आते थे, जिस राज्यों से, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आर नाउ प्लीडिंग, इनके ऊपर भी इतने खर्च पड़ गए हैं कि आर नाउ प्लीडिंग, ये भी सिफारिश कर रहे हैं, ये भी सिफारिश कर रहे हैं फॉर फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, कि केंद्र से फंडिंग सपोर्ट के लिए ये प्लीडिंग कर रहे हैं, मतलब सिफारिश कर रहे हैं। एंड रिलैक्सेशन, और छूट भी मांग रहे हैं इन बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई, कि आरबीआई से जो हम उधार लिए जा रहे हैं स्टेट्स वगैरह, उसमें कुछ छूट दी जाए। छूट का मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो जैसे स्टेट जो है, किसी राज्य को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से उधार ले सकता है, और बशर्ते वो उसका जब वापस करेगा तो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। तो मांग रहे हैं ये सब राज्य कि भाई आरबीआई से जो लोन ले रहे हैं ना, जो हम उधार ले रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आप कम करो। ठीक है। एंड द सेंटर हैज बीन वॉचिंग साइलेंटली,
और इस पर केंद्र जो है ये पूरी तरीके से एकदम शांत रूप से इस चीज को देख रहा है। इवन एज सम स्टेट्स हैव गॉन अहेड एंड कट सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉइज एंड पेंशन बेनिफिट्स टू रीन इन एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि सेंटर इन सब के बावजूद बहुत शांति से इन सब चीजों को देख रहा है। यहां तक कि इवन का मतलब यहां तक कि कुछ स्टेट्स हैव गॉन अहेड, कुछ स्टेट्स तो इस बात पर भी आ गए हैं। हैव गॉन अहेड का मतलब कि ये इस बात पर भी आ गए हैं एंड कट सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉइज, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को भी कट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड पेंशन बेनिफिट्स, और पेंशन बेनिफिट्स को भी कट कर दिया करना स्टार्ट कर दिया है। टू रीन इन एक्सपेंसेस, खर्चों पर लगाम लगाने के लिए। टू रीन इन एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चों पर लगाम लगाना। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट बाय सीकिंग कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशंस ऑफ द लॉकडाउन, ये एकदम डिबेटेबल, ये एक बात करने का विषय है कि ये जो मांग लगातार कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशंस ऑफ द लॉकडाउन, जो लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो कि विच इम्पोजेस, जो कि डाल रहा है, इम्पोजेस मतलब डाल रहा है ट्रमेंडस स्टेट स्ट्रेन, मतलब बहुत जबरदस्त तनाव डाल रहा है। नॉट ऑन देयर फिनेंसेस, नॉट जस्ट देयर फाइनेंसेस, ये उनकी आर्थिक स्थिति पर ही तनाव नहीं डाल रहा है, बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर, ये केवल राज्यों की आर्थिक स्थिति पर ही दबाव नहीं डाल रहा है, ये जबरदस्त तनाव नहीं डाल रहा है, बल्कि सेंटर पर भी डाल रहा है। द स्टेट्स आर रॉन्ग इन देयर अप्रोच, जो राज्य हैं जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं केंद्र से, ये गलत है। ये राइटर बता रहा है कि कुछ हिस्सों में ये गलत है। दे आर टेकिंग द इजी ऑप्शंस, ये जो है बहुत आसान सा ऑप्शन ले रहे हैं। बाय सीकिंग एक्सटेंशंस, अब ये बोला जा रहा है कि सीकिंग एक्सटेंशंस एंड साइमल्टेनियसली डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, ये बहुत ही आसान रास्ते को चुन रहे हैं कि आप इस एक्सटेंशन को बढ़ा दीजिए, मतलब ये जो लॉकडाउन उसको बढ़ा दीजिए, और डिमांड कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के फाइनेंशियल सपोर्ट का, आर्थिक रूप से इस मदद के लिए ये सेंटर से डिमांड कर रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन देयर डेस्पिरेशन, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है इतने हताश हो गए, इन देयर डिप्रेशन मतलब डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है हताशा, इन उनकी इतनी हताशा हो गई है कि उन्होंने क्या कर दिया, कमेंस्ड कर दिया, मतलब शुरू कर दिया, कमेंस्ड का मतलब शुरू कर दिया, लिकर सेल्स, शराबों को बेचना, विथ आउटलेट्स, उन दुकानों में जो कि फ्लोट कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से नियम का पालन कर रहे हैं, फ्लोटिंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म, जो कि सभी तरीके के जो दूरी है, मतलब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की जो दूरी का जो नियम कानून बनाया गया है इस कोविड-19 के चलते, वो सभी नियमों को पालन करने वाले सभी कानूनों में लिकर सेल शुरू हो चुका है, शराब की बिक्री शुरू हो चुकी है। द फियर इज, अब इसका डर ये है दैट दिस कुड सीड, सीड का मतलब तो वैसे बीज होता है, लेकिन जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि इसका यहाँ पे क्या मतलब है। अब कोई अगर एक नौसिखिया इंग्लिश वाला है, वो ट्रांसलेशन देखे और कहे भैया सीड मतलब बीज होता है, तो वो सेंटेंस में बीज सेट करे तो नहीं आएगा समझ में। इसीलिए कहा जाता है कि पैसेज को आप रेगुलर बेसिस जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश सेंस डेवलप होता है, और यही होता है इंग्लिश सेंस, कि कहाँ पे किस वर्ड का सही उपयोग करना है और किस तरीके से करना है, ये आपको तभी आता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि पैसेज पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, द हिंदू पढ़ना, इस तरह की चीजों को। अब द हिंदू क्यों रिकमेंडेड है इतना ज्यादा, क्योंकि यहीं से अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहीं से एग्जाम्स वाले जो है यहीं से पैसेज उठा लेते हैं और यही पैसेज डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं और इसी एडिटोरियल बेसिकली, अगर देखिए पूरा पेपर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है कि आप सुबह से लेकर 4 घंटा पेपर ही पढ़ो और कोई काम ही नहीं है, तो एडिटोरियल सेक्शन ही पढ़ने के लिए बोला जाता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, बाकी सब तो वही पॉलिटिक्स की न्यूज भरी होती है। द फियर इज, डर ये है दैट दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शंस, कि ये जो है एक फ्रेश इन्फेक्शन को उत्पन्न कर सकता है, जैसे बीज उत्पन्न करता है वैसे उत्पन्न करने का यहाँ सेंस है, कि ये जो इस तरह से जो दुकानें खोली जा रही हैं, लिकर सेल किया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि फ्रेश इन्फेक्शंस उत्पन्न हो सकते हैं। द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन अ हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली, सेंटर अभी खुद में एक बहुत ही अच्छी जगह नहीं है आर्थिक रूप से, बट इट एटलीस्ट हैज द मीन्स टू रिप्लेनिश इट्स फिनेंस थ्रू कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मीन्स, लेकिन इसके पास अभी कुछ साधन हैं, ठीक है, भरपाई करने के लिए। किस कौन से आर्थिक रूप से भरपाई करने के लिए वो कौन कौन से साधन है, वो पारंपरिक हैं और
अपरंपरागत जो साधन है उनके द्वारा कम से कम ये सेंटर जो है वो इस चीज की भरपाई कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट्स, एक्सक्यूज मी, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस। एग्जाम्पल के लिए, सेंटर के पास अब कौन कौन से जो अभी बात की जा रही है कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो साधन है वो कौन से हैं, तो वही दिखा बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए कि सेंटर ने विनियोजित कर दिया है लगभग सभी बेनिफिट्स। आपको पता है ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से गिरा है पूरे विश्व में, ठीक है, तो इस ऑयल प्राइसेस जो गिरना है इसका सेंटर ने फायदा उठाया। कैसे? थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज ₹30 ऑन पेट्रोल। 13 रुपए जो ड्यूटीज हैं, जो चार्जेस हैं पेट्रोल पर बढ़ा दिया है, 1 लीटर पर 13 रुपए का चार्ज और डीजल पर 16 रुपए का चार्ज इन 2 ट्रेंचेस इन मार्च एंड अगेन लास्ट वीक। 2 किस्तों में बढ़ाया है, पहले तो मार्च में इसने बढ़ाया और फिर उसके बाद जो लास्ट वीक था उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। तो इट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ फॉर दिस फिजिकल। यहां पर इसमें बताया जा रहा है कि ये सभी जो अभी इन्होंने जो बोरोइंग था, जो राजस्व घाटा मतलब जो उधार लिया जाता है, ये हर साल के लिए डिफाइन होता है कि भैया हम इतना इस बार हम उधार लेंगे, ठीक है। तो इस इन्होंने क्या किया कि अनाउंस कर दिया कि ये इस आर्थिक जो ईयर है इसमें वे अपने बोरोज को, अपने उधार को वो आधा से बढ़ा देंगे, ठीक है। द बर्डन इज ऑन द सेंटर। अब बर्डन जो है वो केंद्र पर है टू फाइंड द रिसोर्सेस, कि उन सोर्सों को ढूंढे, ठीक है, टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑन द स्टेट, कि जो राज्यों पर जो ड्यूज हैं, जो पेंडिंग उनके पास पैसे का जो उनको वापस करना था, वो जो ड्यूज है वो रिलीज करे, वो उनको छोड़े, एंड ऑल्सो रीइंबर्स देम, और उनकी प्रतिपूर्ति भी करे। रीइंबर्स का मतलब होता है कि आपने पैसे दिए तो वो कहीं से पेमेंट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप में आप क्या होता है, क्या आप सबसे पहले आप कॉलेज में अपने से पैसा लगा के भरते हैं फीस, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसको रीइंबर्स करती है, आपकी प्रतिपूर्ति करती है, वो सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो उसी तरह से स्टेट्स अभी जो खर्च कर रहे हैं वो रीइंबर्स करें फ्रॉम देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो भी वो कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस कर रही है उसको वो रीइंबर्स करें। इट शुड सीरियसली कंसीडर, इसको गंभीरता से लेने योग्य बात है, रिलैक्सिंग द फिजिकल डेफिसिट लेवल्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम द करंट 3% लेवल टू इट एटलीस्ट 5.4%। देखिए अभी क्या क्या है कि अभी हम जो है रिलैक्स जो छूट दे रहे हैं राज्यों को, इस राजकोषीय घाटे से वो 3% के क्रम पे दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जो रिलैक्स देना है वो 4.5% का रिलैक्स हमें देना होगा, देना चाहिए। इट शुड सीरियसली कंसीडर जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ओन लेवल टू। जिस तरह से इन्होंने अपने आप को, जैसे केंद्र में इन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया, उसी तरह स्टेट्स को भी ये देना चाहिए रिलैक्सेशन। द स्टेट शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो देयर ओन असेसमेंट, सॉरी, एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर। अब जो स्टेट है ना उसको कम से कम ये भी देना चाहिए कि एटलीस्ट भी इतना, कम से कम इतना तो योग्य हो कि वो बोरो और कर सके और उधार ले सके, क्योंकि भाई उधार आपने लिया वो खर्च हो गए कोविड-19 के को टैकल करने में, तो इसमें और ज्यादा इसकी जरूरत है कि स्टेट जो है वो और बोरो ले सके। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स द फ्रीडम टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो राज्य हैं, जो केंद्र है, उनको स्टेट्स को ये भी फ्रीडम देना चाहिए कि वे अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको प्रारंभ दोबारा से कर सके बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट, उनके खुद के मूल्यांकन के दौरान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है कि केंद्र जो है वो राज्यों पर डायरेक्टली कह रहा है कि आप लोग अपना लॉकडाउन मत बढ़ाइए, लॉकडाउन के नियम कानून सभी केंद्र डिसाइड कर रहा है, लेकिन यहां पर कह रहा है जो राइटर है कि केंद्र को ये परमिशन देनी चाहिए राज्यों को कि राज्य खुद मूल्यांकन करे कि उसके यहाँ पे किस तरह से कोविड-19 फैला हुआ है और वो किस तरह से अपने लॉकडाउन को वो कर सकता है और क्या वो जो सिस्टम होना चाहिए लॉकडाउन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर केरल की स्थिति बहुत अच्छी है तो वो लॉकडाउन को रिलीज कर सकता है, वो लॉकडाउन को कम कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकता है। तो इसी पे बात की जा रही है। नॉट ऑल स्टेट्स आर इन सेम वायरस स्प्रेड पोजीशंस।
क्योंकि सभी जो स्टेट्स हैं, सभी राज्य जो हैं वो सेम रूप से समान रूप से वायरस स्प्रेड पोजीशन में नहीं है। एंड विद इन ईच स्टेट, और हर एक राज्य में, नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एट द सेम टाइम, हर एक राज्य में और सभी जो जिले होते हैं उन पर ये वायरस की जो स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। दिस हैज टू बी एक्नॉलेज, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार किया जाना। वाइल प्लानिंग अ फेज्ड लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन, ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि किस तरह से जब योजना हम बनाते हैं फेज लिफ्टिंग का, ये लॉकडाउन के हटाने का, तो इसमें ग्रेटर लीवे इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी विल रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेट, यानी जो अधिक अधिक से अधिक जो छूट है जिससे हम रीस्टार्ट कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ये करेंगी, विल रिलीव, ये दूर करेंगी सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ हमारी जो आर्थिक परेशानियां उनसे ये दूर कर सकेंगे, हमें रिलीफ दे सकेंगी। नॉट जस्ट ऑन द स्टेट, केवल राज्यों पर नहीं बल्कि ऑन द सेंटर्स, केंद्र को भी इससे राहत मिलेगी। तो ये था हमारा पैसेज। आई होप आपको इस पैसेज को पढ़कर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और पैसेज भी आपको क्लियर हुआ होगा, इसकी ग्रामर भी समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके रूट वर्ड की। देखिए आज का जो रूट वर्ड है वो है सॉन। सॉन का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है सोनिक, तो सोनिक में SON जुड़ा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये साउंड से रिलेटेड है। तो सोनिक उसे को बोलते हैं कि जो हम सुन सकते हैं ना, सुनना, ऑडिबल साउंड जो होता है उसको सोनिक बोलते हैं। इंफ्रासोनिक किसको बोलते हैं? इंफ्रासोनिक का मतलब होता है हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिलो दोज ऑफ ऑडिबल साउंड्स। देखिए हर एक जो फ्रीक्वेंसी हम जो सुनते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की हम ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, और इस इंफ्रासोनिक वेव्स को हम नहीं सुन सकते हैं, यानी हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल साउंड। और सुपरसोनिक किसे कहते हैं? सुपरसोनिक का मतलब होता है, सोनिक का मतलब क्या होता है? साउंड, सुपर का मतलब ऊपर, यानी साउंड की स्पीड से ऊपर, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम, उसको कहते हैं सुपरसोनिक। सोनरस का क्या मतलब हो जाता है? सोनरस का मतलब होता है फुल एंड लाउड एंड डीप। देखिए सॉन इसमें भी लगा हुआ है। सॉन का मतलब होता है क्या है? साउंड से रिलेटेड है। और सोनरस का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से जो बहुत साउंड होता है बहुत, तो उसको सोनरस बोलते हैं। एसोनेंस, एसोनेंस का क्या मतलब है? द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स इन सक्सेसिव वर्ड्स, कि जब किसी भी वर्ड में वॉवेल का रिपीटेशन लगातार होता है तो उसको बोलते हैं एसोनेंस, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवेल्स। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि जो साउंड है वो साउंड, कॉन्सोनेंस, सोन इसमें भी लगा हुआ है यानी साउंड, वो साउंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंडिंग हार्मोनियस। यानी कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि जब जैसे आपने कभी गिटार प्ले किया होगा या हारमोनियम, या कभी आपने मूवी देखी होगी, तो जो हारमोनियम का जो वो सुर बजाते हैं सारे गामा पा, उसी तरह से ही जो हमारे वोकल्स हैं, मतलब जो गले से गाया जाता है, वो भी हारमोनियम के साथ मैच होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है, मैच होना। तो सुर के मैच होने को हारमोनियस कॉन्सोनेंस बोलते हैं। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है कि सुर मैच ही ना हो तो उसको डिसोनेंस बोलेंगे। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि जब दो प्रकार की ध्वनियां हैं वो एक दूसरे पे इस तरह से स्थापित हो जाए, मतलब दोनों मिलकर एक बड़ी ध्वनि, बड़ी वेव्स उत्पन्न कर दें, तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। सोनेटा का क्या मतलब होता है? सोनाटा यानी सोनाटा का मतलब होता है अ म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कॉन्स्ट्रैक्टिंग फॉर्म्स। सोनाटा का मतलब होता है, देखिए सॉन का मतलब ये भी है, सोनाटा का मतलब वो म्यूजिकल कंपोजिशन, यानी म्यूजिकल कंपोजिशन को बोलते हैं सोनाटा, ठीक है। यूनिसन का क्या मतलब होता है? यूनिसन का मतलब होता है, सॉन का मतलब साउंड, यानी जब एक साथ जब लोग साउंड करते हैं, जैसे वंदे मातरम जब बोला जाता है तो एक साथ सब तेजी से बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिसन साउंड, बहुत अच्छा आवाज निकलता है। जब आप ओम की ध्वनि निकालते हैं सुबह योगा के टाइम पे और आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वो ओम की जो साउंड है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है, उसको बोलते हैं यूनिसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सोनोग्राम की तरफ। इमेज प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, यानी सोनोग्राम क्या होता है? सोनोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो साउंड वेव्स होती हैं वो इस तरह से कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होती है, यानी साउंड वेव्स का रिप्रेजेंटेशन ही हमारा क्या कहलाता है? सोनोग्राम कहलाता है। साउंडिंग किसे कहते हैं? अ मेजर ऑफ अ डेप्थ ऑफ अ वाटर टेकिंग विद अ साउंडिंग लाइन, यानी जब भी हम पानी जो वाटर है, वाटर की डेप्थ को हम जानना चाहते हैं, तो
उसके लिए जो साउंड वेव्स का यूज करते हैं, यानी साउंड के स्पीड को हमें पता रहता है और हम साउंड की स्पीड अब पानी में भेजते हैं और वो जो साउंड है वो टकरा कर वापस आती है सतह पर। तो हम इससे डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि डेप्थ, वाटर डेप्थ क्या है, उसको साउंडिंग बोलते हैं। साउंड प्रूफ क्या है, साउंड यहाँ पर भी लगा है, तो साउंड प्रूफ का मतलब कि भाई नॉइज ना आए, तो साउंड प्रूफ वॉल भी होती है कि आप घरों में लगवा लेते हैं तो बाहर की साउंड नहीं आती है। रीसाउंड का क्या मतलब है, रीसाउंड का मतलब इको, यानी प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं, यानी आपने बोला और अचानक से पहाड़ों पर बोला और पहाड़ से जो दोबारा से ध्वनि आती है उसको इको बोलते हैं। म्यूजिक सिस्टम में भी ये इको सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप बोलते हैं तो म्यूजिक सिस्टम भी दोबारा से जो रिपीटेशंस की आवाज आती है उसको बोलते हैं रीसाउंड। अल्ट्रासाउंड का क्या मतलब है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका यूज होता है। अल्ट्रासाउंड का यूज कैसे होता है, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसमें जो बच्चा होता है, बच्चे की आवाज सुनी जाती है अल्ट्रासाउंड से। तो वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स है, मतलब जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, वो केवल मशीन के द्वारा ही सुनाई जा सकती हैं। उन साउंड्स को हम अल्ट्रासाउंड के जरिए पता करते हैं और पता करते हैं बच्चे की स्थिति क्या है। तो ये था हमारा आज का ये सेशन। आपको कैसा लगा, आपने बहुत सारे रूट वर्ड्स भी सीखे हैं और इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे केजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ ही हम आज आपका अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, जहाँ भी रिलेटेड स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो आप इसको शेयर करिए और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।